सारे गुरु परिवार और गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज जो सत्संग मैं आप सबको सुनाने जा रहा हूँ, यह सत्संग दिल को छू लेने वाला सत्संग है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही ब्लेसफुल सत्संग है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आप तक इस सत्संग के माध्यम से आने वाली है, इसलिए सत्संग को पूरा ज़रूर सुनिएगा, क्योंकि कहते हैं जो सत्संग सुनता है या सुनाता है, दोनों को गुरु जी के दिव्य दर्शन होते हैं, दोनों को गुरु जी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं और कई बार सत्संग के माध्यम से हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिल जाते हैं। यह सत्संग मधु मदान आंटी जी का है, बहुत ही प्यारा सत्संग है। आंटी जी कहती हैं, जुलाई 2018 में गुरुजी ने मुझे अपनी शरण में बुलाया जब मैं बर्मिंघम यूके से दिल्ली गई थी, जहां मैं रहती हूं। बड़े मंदिर में अपनी पहली यात्रा पर मैंने गुरुजी की उपस्थिति महसूस की और पाया कि मेरे प्रश्नों और प्रार्थनाओं का उत्तर मिल रहा है। मुझे जल्दी ही एहसास हुआ कि जब आप उनकी शरण में होते हैं तो हर दिन एक सत्संग होता है और उनकी कृपा के अनगिनत अनुभव होते हैं, लेकिन मुझे यकीन नहीं था कि गुरुजी चाहते हैं कि मैं उन्हें लिखूं या यूके में हमारे लगातार मासिक सत्संगों के दौरान उन्हें सुनाऊं। कुछ महीने पहले मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, अगर वे मुझे एक डायरी का आशीर्वाद देंगे तो मैं समझूंगी कि उन्होंने संकेत दिया है कि वे चाहते हैं कि मैं अपने सत्संगों को संकलित करूं। उस प्रार्थना को बहुत बढ़िया प्रतिक्रिया मिली। मैंने सितंबर के मध्य में दुबई और भारत में छुट्टियां मनाने की योजना बनाई थी और मैंने दुबई की संगत से संपर्क किया, क्योंकि मैं वहां अधिक से अधिक सत्संगों में भाग लेना चाहती थी। मुझे पता चला कि मेरी यात्रा के दौरान वहां 3 सत्संग थे और मैंने खुशी खुशी अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। दुबई के भक्त चाहते थे कि मैं अपने सत्संग साझा करूं और इस कारण मुझे याद रखने में सहायता के लिए मुख्य बिंदुओं को नोट करना पड़ा। मैंने गुरुजी को यह भी याद दिलाया कि डायरी बनाने की मेरी इच्छा अभी भी अधूरी है और मैं वास्तव में अपने सत्संग लिखना चाहती हूँ, यदि वे सहमत हो। शाम को मैं एक सत्संग में गई जहाँ एक महिला भक्त जाय ने सभा को बताया कि कैसे गुरुजी के कहने पर उसे मेरे लिए एक डायरी खरीदने की प्रेरणा मिली। गुरुजी ने उसे मधु यानी मेरे लिए इसे सजाने के लिए भी कहा और इसका शीर्षक मधु दी मदन द्वारा मेरे गुरुजी की महिमा रखा। हिंदी में दी का अर्थ है बड़ी बहन। मैं मंत्र मुग्ध हो गई। मैं करीब 2 साल पहले इंग्लैंड चली गई थी। वहाँ हर करवा चौथ उबाऊ होता था, क्योंकि मैं सामूहिक पूजा नहीं कर पाती थी, जिसका मैं पिछले 20 सालों से पालन करती आ रही थी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि वे करवा चौथ 2019 को मजेदार, धन्य और यादगार बना दें। मेरी प्रार्थनाएं तुरंत और खूबसूरती से सुनी गई। एक महिला भक्त जिनसे मैं बहुत करीब हूँ और उन्हें मैं यूके में अपनी माँ मानती हूँ, अविनाश ने मुझे गुरुजी के स्वरूप वाला एक लाल पर्स उपहार में दिया। वह पर्स उस सूट में मेल खाता था जिसे मैं करवा चौथ पर पहनने वाली थी। करवा चौथ से 2 दिन पहले मैंने एक नया सूट पहनकर देखा जो मेरी भाभी ने उपहार में दिया था। मैंने पाया कि उसके साथ आया लाल दुपट्टा सादा था और मेरे पास जो दूसरा सुनहरा दुपट्टा था वह अच्छा था, लेकिन ले जाने के लिए बहुत भारी था। मैं हैरान होकर गुरुजी पर भरोसा करने लगी और उन्होंने इतना भारी सुनहरा दुपट्टा कैसे संभाला। करवा चौथ से 1 दिन पहले जाए मेरे घर गुरुजी के स्वरूप वाली एक बड़ी सरगी लेकर आई। मुझे बहुत खुशी हुई। मैंने जॉय से कहा कि खाने की टोकरी की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि यह गुरुजी की ओर से मायके की सारंगी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर यह काफी नहीं था तो मैंने पाया कि टोकरी के साथ एक ड्रेस भी आई थी। यह एक चमकदार लाल सुनहरे किनारे वाला दुपट्टा था जो मेरी करवा चौथ की पोशाक के लिए बिल्कुल सही था। मैं हैरान थी, आखिरकार जॉय को मेरे सूट का रंग नहीं पता था। जाहिर है गुरुजी ने उससे मेरे लिए वह सूट लाने के लिए कहा था। करवा चौथ पर 3 महिला भक्तों के साथ स्पार्क हिल बर्मिंघम के अंदरूनी शहर क्षेत्र में एक पार्लर में मेहंदी लगवाने गई। घर से निकलते समय मैंने गुरुजी से सरगी टोकरी से एक एप्लीकेटर कोन और भारत से मंगवाया हुआ एक और कोन साथ रखा। स्पार्क हिल में पार्किंग की जगह मिलना मुश्किल है, लेकिन उस दिन हमें मिल गई और हम जल्दी ही पार्लर पहुंच गए। मेरी बेटी आरुषि को सबसे पहले मेहंदी लगवाई गई और फिर भक्त की बारी आई जो हमें वापस ले गई। जब मैं अपनी मेहंदी लगवाने बैठी तो मैंने देखा कि मेहंदी का रंग अलग था। मैंने ब्यूटिशियन से पूछा कि क्या शक्कू अलग था और पता चला कि उसने गुरुजी के हैम्पर से आया शंकु इस्तेमाल किया था। ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी चाहते थे कि मैं अपनी मेहंदी के लिए उनका शंकु इस्तेमाल करूं। शाम को मेरी महिला मित्र सामूहिक पूजा के लिए मेरे घर आई। उसके बाद मौज मस्ती और खेल हुए। गुरुजी ने इस अवसर को मेरी उपेक्षा से कहीं अधिक
उत्सव पूर्ण बना दिया। जब पिछले साल की शुरुआत हुई थी तो मैंने कैलेंडर देखा कि 31 अक्टूबर किस दिन पड़ रहा है। उस दिन मेरा जन्मदिन था और मैं गुरुजी के साथ सत्संग करके इसे मनाना चाहती थी, लेकिन उस दिन गुरुवार था और मैं निराश थी क्योंकि उस दिन काम का दिन था। हालांकि साल के दौरान कई बार मैंने चाहा कि मैं अपना जन्मदिन गुरुजी के साथ मना सकूं। एक सप्ताह पहले मैंने फिर से गुरुजी से अनुरोध किया कि वे मुझे अपना जन्मदिन उनके साथ मनाने की अनुमति दे। संगत को मेरे जन्मदिन के बारे में पता नहीं था, इसलिए मुझे कोई उम्मीद नहीं थी कि मैं उस दिन सत्संग कर पाऊंगी, लेकिन गुरुजी दयालु और प्रेम पूर्वक हैं। मेरे जन्मदिन से 2 दिन पहले वेल्वरहैम्पटन मध्य इंग्लैंड के एक भक्त मोहित ने 31 अक्टूबर को सत्संग के लिए एक निमंत्रण पोस्ट किया। मुझे यकीन नहीं हुआ मोहित जी हर महीने सत्संग आयोजित करते हैं और इस बार वे इसे केवल आखिरी दिन ही कर पाए। संगत को सोशल मीडिया से पता चला कि वह मेरा जन्मदिन था। हमारे गुरु परिवार की ओर से प्यार और आशीर्वाद से भरी शुभकामनाएं लगातार मिलती रही और शाम को मुझे गुरुजी के सामने उनके सत्संग में उनकी संगत के साथ केक काटने का मौका मिला। मुझे लगा कि यह मेरे जीवन का सबसे अच्छा जन्मदिन था। केक काटते समय मुझे वाकई बहुत खुशी हुई। मैं इससे ज़्यादा और क्या मांग सकती थी। मार्च 2019 में हमने देखा कि हमारे ड्राइंग रूम में हीटर काम नहीं कर रहा था। कमरा ठंडा और असुविधाजनक था। मैंने अपने पति से प्रॉपर्टी के मालिक से शिकायत करने को कहा, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिली। फिर गर्मियाँ आई और समस्या कम हो गई। सितंबर में मेरे पति ने प्रॉपर्टी के मालिक को याद दिलाया और कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। कुछ नहीं हुआ। मैंने मामले को अपने हाथ में लिया और प्रॉपर्टी से प्रभारी से बात की। तकनीशियन आए और निष्कर्ष निकाला कि हीटर को बदलने की ज़रूरत है। मुझे आश्वासन दिया गया कि नए हीटर के लिए ऑर्डर दिया गया है और यह कुछ हफ्तों के भीतर डिलीवर हो जाएगा। अब सर्दी आ गई थी लेकिन हीटर नहीं आया। मैंने प्रॉपर्टी मैनेजर से पूछताछ की और बताया गया कि इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी आयामों को मापने के लिए तकनीशियनों को फिर से मेरे घर आने की ज़रूरत है। मुझे आश्चर्य हुआ कि इस जानकारी के बिना नए हीटर का ऑर्डर कैसे दिया जा सकता था। क्या वे बेवकूफ़ी कर रहे थे? मैंने तकनीशियन से उस दिन आने को कहा जिस दिन मैं काम से छुट्टी लूंगी, लेकिन वह नहीं आया क्योंकि फील्ड कॉल में अपेक्षा से ज़्यादा समय लग गया। मैं गुस्से में थी और मैंने मामले को फिर से उठाया। मुझे हीटर के लेबल का स्नैपशॉट लेने को कहा गया ताकि उन्हें इसकी विशेषताओं की जांच करने की आवश्यकता न पड़े। यह नाटक नवंबर तक चलता रहा। एक शाम काम से लौटने के बाद मैं अपने पति के साथ ड्राइंग रूम में बैठी थी। ठंड बहुत थी और हम कांप रहे थे। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी और उनसे अनुरोध किया, गुरुजी हीटर कब ठीक करोगे? बहुत ठंड लगती है। अगले सुबह टेक्नीशियन आया और सेटअप को फिर से जांचना चाहता था। कुछ ही मिनटों में उसने वास्तव में हीटर की मरम्मत कर दी थी। मैं हैरान थी। हीटर को बदला जाना था। एक टेक्नीशियन हमारे घर पुरानी हीटर की जांच करने कैसे आया? हमने तो रिमाइंडर भी नहीं भेजा था। निसंदेह यह हमारे प्यारे गुरुजी थे जो अपनी बेटी को कांपते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए उन्होंने हमारे हीटर की मरम्मत करके हमें आशीर्वाद दिया। तब से हमारा कमरा पूरी तरह से आरामदायक है। इससे पता चलता है गुरुजी हमारी छोटी मोटी समस्याओं का भी ध्यान रखते हैं। गुरुजी के सामने बैठकर अपनी समस्याएं साझा करें और वे आपकी सुनते हैं और उनका समाधान करते हैं। गुरुजी से प्रेम करें और वे आपसे प्रेम करते हैं तथा एक पिता की तरह आपकी रक्षा करते हैं। पिछले जुलाई में मेरे जोड़ों में इतना दर्द हुआ कि मैं अपने हाथों में चाकू भी नहीं पकड़ पा रही थी। मैं लगभग चीज़ों को पकड़ने की क्षमता खो चुकी थी। मैंने नेट पर खोजा कि और यह जानकर व्यवथित हो गई कि यह संभवतः कैल्शियम की कमी के कारण था और मुझे पत्तेदार हरी सब्जियां और दूध के साथ साथ दूध से बने उत्पादों का सेवन बढ़ाना चाहिए। मेरे पिता जो उस समय भारत में थे कुछ दवाइयां लेकर वापस आए। मेरी बेटी ने जोर दिया और मुझे रक्त परीक्षण के लिए ले गई। डॉक्टरों ने मुझे एक्सरे करवाने, कुछ और परीक्षा करवाने और कम से कम 8 सप्ताह तक कैल्शियम की भारी खुराक लेने के लिए कहा। मैं गुरुजी के स्वरूप सामने असहाय होकर रोती थी। गुरुजी से प्रार्थना करते समय मैंने उनसे कभी दर्द ठीक करने के लिए नहीं कहा, क्योंकि मैं मांगो नहीं मानो, हमें मांगना नहीं आता। मैं विश्वास करती हूँ मांगो नहीं मानो, तुम नहीं जानते कि क्या मांगना सही है। मैंने गुरुजी से मुझे हिम्मत देने के लिए कहा। मैं भक्तों से बात करना चाहती थी और गुरुजी से मुझे मार्गदर्शन करने के लिए कहा कि किससे बात करनी है। मैंने मन ही मन पंजाबी में सुना, व्हाट्सएप खोलो जो इस वक्त ऑनलाइन दिख रहा है, ओंदे नाल गल कर, व्हाट्सएप पर जाओ और संगत से बात करो। मैंने शैला आंटी को ऑनलाइन पाया और मुझे खुशी हुई कि गुरुजी ने उनसे बात करने के लिए मुझे चुना, क्योंकि उन्हें शक्ति का स्तंभ माना जाता है। क्योंकि उन्होंने कैंसर से जिस तरह से लड़ाई लड़ी और मजबूती से बाहर निकली। मैंने उन्हें फ़ोन किया, उनसे बात की और उम्मीद के मुताबिक उनसे शक्ति और साहस की खुराक पाई। कुछ दिन बाद 27 जुलाई को हम
वॉल्वरहैम्पटन में श्री मोहित के घर पर एक सत्संग में शामिल हुए। मुझे पूरा यकीन था कि गुरुजी मुझे ठीक कर देंगे। उस समय मुझे बहुत बेहतर महसूस हुआ। बाद में शाम को जब हम सत्संग में गए तो लंगर में खीर और सरसों का साग पाकर मैं आश्चर्यचकित रह गई। यह तथ्य कि मुझे आहार के रूप में चिकित्सक रूप से आवश्यक चीजें मिल रही थी, इससे मेरा विश्वास और मजबूत हो गया कि गुरुजी उस सत्संग के दौरान मुझे पूरी तरह से ठीक कर देंगे। यकीनन मैं लंगर प्रसाद से पूरी ठीक हो गई। तब से मुझे कभी भी जोड़ों में दर्द नहीं हुआ। कल्पना कीजिए कि मैंने कभी कोई दवाई नहीं ली, बल्कि उनके आशीर्वाद से ठीक हो गई, जो उनके लंगर प्रसाद के माध्यम से प्रकट हुआ। हाल ही में मैंने एक और बात नोटिस की कि पिछले साल से मुझे रोटी बनाने की सेवा मिल रही है। लगभग हर सत्संग में जिसमें हमने भाग लिया मुझे यह सेवा मिल रही थी, जिससे निसंदेह मुझे खुशी हुई। हालांकि मुझे आश्चर्य होता था कि मुझे एक विशिष्ट सेवा क्यों मिल रही है। ऐसा होता है कि यद्यपि रोटी के लिए पर्याप्त आटा गूंथने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हमेशा कुछ चपातियाँ कम आटा गूंथती हैं। हर बार मुझे और आटा गूंथना पड़ता। हाल ही में जब से मैं दूसरी बार आटा गूंथ रही थी तो एक मजबूत पंजाबी आवाज ने मुझसे कहा, करा के मैं तेरा जोड़ों का दर्द ठीक कितना है। गुरुजी कह रहे थे कि उन्होंने रोटी सेवा के माध्यम से मेरे जोड़ों के दर्द को ठीक कर दिया है। जब मैंने ये आवाज सुनी तो जो शब्द बजाया जा रहा था वह भी सेवा के विषय पर था। कीर्तनी इस बात पर जोर दे रहे थे कि सेवा चाहे बड़ी हो या छोटी बहुत शक्तिशाली होती है, और हमें जो सेवा दी जाती है उसके पीछे हमेशा एक विशेष कारण होता है। ये सहयोग नहीं हो सकता, जैसे कि गुरुजी स्वयं कहा करते थे। मैं एक ऐसे पद पर काम कर रही थी जो मेरे अनुभव के अनुरूप नहीं था। मैंने अपनी चिंता गुरुजी को बताई, यह जानते हुए कि वे मेरी योग्यता और अनुभव से अवगत हैं, और इस मामले पर निर्णय उन्हीं को लेने दिया। कुछ दिनों बाद हमारी कंपनी में एक आंतरिक ईमेल के माध्यम से एक रिक्ति आई। यह एक स्वप्निल नौकरी थी, लेकिन मैंने वर्ष 2018 तक अपनी वर्तमान भूमिका में 18 महीने भी पूरे नहीं किए थे, इसलिए मुझे पता था कि मैं इस पद के योग्य नहीं हूँ। मैंने हिम्मत जुटाई और अपने बॉस को अपनी रुचि के बारे में बताया कि मैं अपनी वर्तमान भूमिका में कितना हतोत्साहित महसूस कर रही हूँ। मेरे बॉस ने जैसा कि अनुमान था कहा कि वे लोग को इतनी जल्दी पद खाली नहीं करने दे सकते। यह मामला अभी भी मेरे दिमाग में था और मैंने गुरुजी से कहा कि वे मुझे चिढ़ाना बंद करें। फिर मैंने अपने बॉस से फिर से बात करने की कोशिश करने के बारे में सोचा। हालांकि मैं चाहती थी कि गुरुजी संकेत दे। यह सही कदम था। मैंने फैसला किया कि अगर कोई सहकर्मी मेरे पास आता है और कहता है कि मैं उस अवसर के लिए अच्छी हूँ तो मैं आगे बढ़ जाऊंगी। अगले दिन एक भारतीय कर्मचारी गुरशंकर सिंह जिस विभाग में रिक्त थी वहां काम कर रहे थे ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने आवेदन दिया, और मैंने उन्हें बताया कि क्या हुआ। उन्हें लगा कि मैं एक आदर्श उम्मीदवार हूं और वे दुखी थे कि मुझे अस्वीकार कर दिया गया। हमने इस मुद्दे पर चर्चा की और दोनों सहमत हुए कि मेरे बॉस को मनाने की कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। आश्चर्यजनक रूप से इस बार मेरा पर्यवेक्षक सकारात्मक और सहायक था। आवेदन भरना अपने आप में एक काम था, लेकिन ऐसा हुआ कि सिस्टम में खराबी आ गई और मुझे फॉर्म भरने का समय मिल गया। मुझे लगा कि गुरुजी मेरा मार्गदर्शन कर रहे हैं। अगले सप्ताह मुझे 10 से कम उम्मीदवारों के साथ शॉर्टलिस्ट किया गया। उन सभी के पास ब्रिटिश होने और अनुभवी होने के साथ साथ कुशल होने का स्वाभाविक लाभ था। मैं फिर भी अगले स्तर पर पहुंच गई। कंपनी ने हमें 15 नवंबर 2018 को एक ऐसे विषय पर 5 मिनट की प्रस्तुति करने के लिए ईमेल किया जिसके बारे में हम भावुक थे। मैंने तुरंत गुरुजी के सामने विरोध किया। नए प्रस्तुति का नाटक। मैंने उनसे कहा मैं प्रेजेंटेशन देने में सहज नहीं थी, लेकिन तुरंत गुरुजी ने मुझे बताया कि प्रेजेंटेशन मेरे पक्ष में। मैं राहत महसूस कर रही थी। मुझे विषय चुनना था और गुरुजी ने एक ऐसा विषय सुझाया जो मजबूत पद के लिए उपयुक्त था और जिसके प्रति मैं भावुक थी। मुझे गुरुजी से सकारात्मकता मिलती रही। योग्यता आधारित चर्चा के लिए मेरा साक्षात्कार 23 नवंबर को तय किया गया था। मैंने साक्षात्कार की तारीख को अंक को जोड़ा जो 7 गुरुजी का अंक था और 23 नवंबर को गुरु पर्व भी था। मैं बहुत खुश थी। मुझे विश्वास था कि गुरुजी मेरे साथ है और मुझे नौकरी मिल जाएगी। हालांकि मैंने साक्षात्कार के लिए 2 दिन पहले तक तैयारी नहीं की थी। जब मैं 1 दिन पहले घर पहुंची तो मैं बहुत थकी हुई थी और नींद से भरी हुई थी। मैंने गुरुजी से मदद मांगी। फिर मैंने अलार्म सेट किया ताकि मैं 1 घंटे की झपकी ले सकूं। उस दौरान एक व्यक्ति ने पंजाबी लहजे में मुझसे कई सवाल पूछे और मुझे उनके जवाब देने के तरीके
बताया। हालांकि मैं गहरी नींद में सोई थी, लेकिन सपने की तैयारी स्पष्ट थी। मैं अलार्म बजने से 40 मिनट पहले उठ गई। गहरी नींद के बाद जैसा तरोताजा था। मुझे अभी भी नहीं पता था कि मुझे यह मार्गदर्शन कैसे और किस तरह से मिला। मैं इसे साझा नहीं सकती। मैंने खुद को साक्षात्कार के लिए पूरी तरह तैयार पाया। 22 नवंबर को पंजाबी में एक आंतरिक आवाज, मुझे यकीन है कि यह गुरुजी थे, ने मुझे IBP एकीकृत व्यवसाय योजना की परिभाषा सीखने के लिए कहा। मैंने जवाब दिया। यह एक तकनीकी साक्षात्कार नहीं था, लेकिन आंतरिक आवाज मुझे तब एक तक परिभाषा सीखने की याद दिलाती रही जब तक मैंने इसे नहीं सीख लिया। साक्षात्कार के दिन मैंने गुरुजी की इच्छा के अनुसार खुद को बहुत पेशेवर पोशाक में तैयार किया। मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मेरे अंदर हैं। यूके में मेरे साक्षात्कार के दौरान मेरे पति बड़े मंदिर में थे। यह बहुत ही आश्वस्त करने वाला था। मुझे बुलाए जाने से आधे घंटे पहले मैंने वास्तव में एक भारतीय सहकर्मी के सामने गुरुजी की महिमा का गुणगान किया। उसने मेरे लॉकेट में गुरुजी का स्वरूप देखा था और उनके बारे में पूछताछ की थी। मुझे आत्मविश्वास और आशीर्वाद महसूस हुआ। फिर भी गुरुजी मुझे अपनी IBP परिभाषा को संशोधित करने के लिए याद दिलाते रहे। निश्चित रूप से जब मेरा साक्षात्कार हो रहा था तो मुझसे IBP को परिभाषित करने के लिए कहा गया। मुझे लगा जैसे साक्षात्कार के दौरान एक मजबूत आंतरिक ऊर्जा मुझे चमकने के लिए प्रेरित कर रही थी और निश्चित रूप से मुझे गुरुजी की कृपा से नौकरी मिल गई। हमारे प्यारे और सबसे अधिक देखभाल करने वाले पिता गुरुजी प्रति मेरा हार्दिक आभार। मैं उनके असीम आशीर्वाद के लिए हमेशा आभारी हूँ। मैं निस्वार्थ सेवा, सिमरन और सत्संग करना चाहती हूँ और जब तक मैं अस्तित्व में हूँ तब तक उनका धन्यवाद करती रहूँगी। जब हम कुछ साल पहले यूके में बस गए तो हमने मेरे पति की पसंद के अनुसार 2-3 सीटर सोफे खरीदे। उस शैली में कोई 1 सीट वाला या 2 सीटर सोफा नहीं था। जब हमने मार्च में अपने घर पर पहला सत्संग किया तो हमने गुरुजी का पवित्र आसन या आसन लंबे 3 सीटर सोफे पर बनाया। दूसरे सत्संग के लिए भी यही किया गया। मुझे लगा कि हमें उनकी गद्दी 1 सीट वाले सोफे या कुर्सी पर रखनी चाहिए। इस साल लॉकडाउन के कारण संगत ने सत्संग करने के लिए तकनीक का चतुराई से उपयोग किया। हर रविवार को चूंकि सत्संग वर्चुअल रूप में चलता था, मैं घर पर चाय और कड़ाह प्रसाद बनाती, ज्योति जलाती और आरती करती। ऐसे ही एक रविवार के सत्संग के बाद मैंने मन ही मन गुरुजी से पूछा कि क्या वे वास्तव में मेरे घर आए थे जब मैंने उन्हें यह सेवा अर्पित की थी। मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने उन्हें यह कहते हुए सुना, तू सब कुछ कर रही है पर मेरी गद्दी ते लाडी नहीं। और यह सच था। मैं उनके बड़े स्वरूप और चरण कमल के सामने आरती करती थी, लेकिन उनके लिए मेरे पास कोई आसन या गद्दी नहीं थी। अगले रविवार के सत्संग के लिए मैंने अपनी बेटी की स्टडी टेबल से एक कुर्सी ली और उसे गुरुजी के गद्दी के रूप में स्थापित किया। मैंने गुरुजी से उन्हें होने वाली असुविधा के लिए माफ़ी मांगी, लेकिन उन्हें बताया कि मेरे पास उनके लिए एक भी कुर्सी नहीं है। वास्तव में हमने इस जुलाई में अपने घर पर सत्संग आयोजित किया और उसका सीधा प्रसारण किया। तब भी हमने 3 सीटों वाले सोफे का इस्तेमाल किया। सत्संग समाप्त होने के बाद मैंने अपने पति से कहा कि मैं गुरुजी की पवित्र सीट स्थापित करने के लिए 1 सीट वाला सोफा चाहती हूँ। जल्द ही एक भक्त ने मुझे संदेश भेजा। वह यूके से जा रही थी और सोच रही थी कि क्या मैं उससे 1 सीट वाला सोफा ले लूंगी। उसने कहा कि जब भी वह सत्संग करती थी तो उस सोफे का इस्तेमाल हमेशा गुरुजी के आसन को स्थापित करने के लिए किया जाता था। उससे इस बात पर जोर दिया कि वह सब कुछ बेच रही थी सिवाय उस सोफे के, जिसे अजीब तरह से बिक्री के लिए नहीं उठाया गया था। उसने कबूल किया कि वह हमेशा से उस सोफे को किसी भक्त को देना चाहती थी, क्योंकि उसे लगता था कि उस पर गुरुजी का आशीर्वाद है। पिछले कुछ दिन से वह गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठी थी, प्रार्थना कर रही थी कि यह किसी भक्त को मिले, और हर बार वह अपने मन की आंखों में मेरी छवि देखती थी। वह गुरुजी के संकेत को समझ नहीं पाई जब तक कि उसने मुझे एक पत्र नहीं लिखा। मैंने कहानी का अपना हिस्सा सुनाया। हम दोनों आश्चर्यचकित थे कि कैसे गुरुजी ने अपने लिए आसन की व्यवस्था की थी। 2018 के क्रिसमस सीजन के दौरान मेरी बेटी ने आग्रह किया कि वह दुबई जाए, जहां हम 13 साल से रह रहे थे, अपनी छुट्टियों के लिए और अपने स्कूल के दोस्तों से मिलने। मेरे पति अभी भी व्यवसाय के लिए दुबई जाते थे और वह उनके साथ जाना चाहती थी। उसने मुझे भी साथ चलने के लिए कहा, लेकिन चूंकि मैंने अपने कार्यालय से छुट्टी के लिए आवेदन नहीं किया था, इसलिए मैं नहीं जा सकी। मैंने उसे यह विचार छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि
मुझे डर था कि मैं ब्रिटेन में अकेली रह जाऊंगी, उसने ऐसा नहीं किया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की और उनसे कहा कि वे मेरे साथ रहे और उन 12 दिनों के दौरान मेरी रक्षा करे जब वे बाहर होंगे। आप मेरे पिता, भगवान, भाई और सब कुछ है गुरुजी। मैंने जोश के साथ प्रार्थना की। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मैं इन 12 दिनों के दौरान अकेला महसूस ना करूं, मैं व्यस्त रहूं। गुरुजी हमेशा की तरह दयालु और देखभाल करने वाली मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आगे बढ़े। पहली शाम जब मैं कार्यालय से लौटी तो मेरा ड्राइंग रूम कई सुगंधों से महक रहा था। कमरे में गुरुजी का एक बड़ा स्वरूप है और मैं अपना अधिकांश समय उसी में बिताती हूँ। मैंने कमरे के अंदर ऐसी खुशबू कभी नहीं सूंघी थी। चूंकि वह खुशबू गुलाब की नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि इसकी उत्पत्ति देवीय नहीं होगी और मैंने इसे सामान्य बात मान लिया। हालांकि इससे मुझे यह महसूस हुआ कि गुरुजी आसपास ही है। मैंने अपना शाम का समय गुरुजी के कई सत्संग पढ़ने में बिताया, जिसने सुनना मुझे बहुत पसंद है। अगले दिन जब मैं कार्यालय से लौटी तो स्वागत करने वाली खुशबू फिर से मौजूद थी। मैं उस खुशबू में भीग गई। मैंने जोर से सोचा कि क्या यह गुरुजी थे। हालांकि मैंने तर्क दिया कि ड्राइंग रूम के हीटर जो रात में चार्ज होते हैं और 2 दिन में गर्मी छोड़ते हैं, उनसे खुशबू निकल रही होगी। यह सिद्धांत तब समाप्त हो गया जहां सप्ताहांत में खुशबू बनी रही, जब हीटिंग चक्र बदल गया। जिस दिन मेरा परिवार वापस लौटा उस दिन खुशबू बंद हो गई। तब मुझे एहसास हुआ कि यह वास्तव में गुरुजी की उपस्थिति थी। 12 दिनों तक, जब तक मेरे पति और बेटी घर पर नहीं थे, तो सुगंध के रूप में गुरुजी की दिव्य उपस्थिति ने मुझे सकारात्मक, आध्यात्मिक रूप से सक्रिय, क्योंकि मुझे प्रेरणादायी सत्संग पढ़ने को मिले और निडर बनाए रखा। धन्यवाद गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बहुत ही प्यारा ब्लेसफुल सत्संग था आंटी जी, आपका शुक्रिया सत्संग शेयर करने के लिए। अगर मुझसे सत्संग कहने में कोई भी गलती हो गई तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहां भेजिए। हम उसे अपने चैनल के माध्यम से जरूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। जाने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की प्यारी संगत जी को जय गुरुजी।